हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो ये पावर ग्रिड का जो 17 दिसंबर को पेपर हुआ है NR फर्स्ट का, उसका एनालिसिस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आप देखिए, मैं सॉल्व कराऊंगा और यहाँ पे कट ऑफ मैं लास्ट में बताऊंगा कितने आसपास जाएगी। और पेपर का लेवल जो रहा है वो लो कह सकते हैं या फिर मॉडरेट। और ये टफ पेपर नहीं कहा जाएगा क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पहला क्वेश्चन था ये क्या था? ए फेजर इज कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट, ठीक है। तो फेजर की बात कर रहा है। फेजर जो हम ऐसे लिखते हैं ना 12, इसमें कुछ एंगल दे देंगे, ठीक है। इसको पूछ रहा है ये क्या होता है। तो ये देखिए, इधर एम्पलीट्यूड होता है, फिर फेज होता है, तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सही है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। और ये देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एज पर ISI इन ए बिल्डिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर किचन इज। किचन के लिए इल्यूमिनेशन का लेवल पूछा है। तो आपको पता है 200 से 250 के बीच में चाहिए होता है किचन के लिए। तो यहाँ पे 200 लक्स दिया है, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन ए सर्किट वोल्टेज एंड करंट गिवन बाय, ठीक है। तो वोल्टेज करंट आपको देखिए इसमें दिया है और कैलकुलेट द पावर, तो पावर को जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बस जो पावर फैक्टर निकाल दिया होगा उसका क्वेश्चन तुरंत यहीं पे सॉल्व हो गया होगा। कैसे पावर फैक्टर निकालना था? देखिए, ये हमारा वोल्टेज है और करंट है, ये 30 डिग्री लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, ऊपर चले जाइए 30 और नीचे चले जाइए 30, तो टोटल जो हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। किसमें? V और I के मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे RMS लेंगे, ठीक है, पीक नहीं लेना है। तो RMS लेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 10 100 हो जाएगा और 100/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 को cos 5 1/2 से करेंगे तो 25। बस यही करना था यहाँ पे। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑल सिंक्रोनस जनरेटर आर इनवेरिएबली। तो सिंक्रोनस जनरेटर की बात किया है, तो इस पर कौन से कनेक्शन स्टेटर में यूज होते हैं उसकी बात किया है ये। तो सबको पता है कि स्टेटर में क्या होता है, स्टार बाइंडिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि देखिए, स्टार बाइंडिंग में हमारा जो पर फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 होता है, यानी वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है पर फेज में। जब वोल्टेज कम हो गया तो यहाँ पे इंसुलेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी, ठीक है। और कूलिंग भी अच्छे से हो जाती है स्टेटर में। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है हम स्टेटर में जो है आर्मेचर बाइंडिंग रखते हैं और हमेशा स्टार में कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल भी आसानी से मिल जाता है, ये भी इसका एडवांटेज होता है, इसलिए स्टार में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये 460 वोल्ट सीरीज मोटर रन एट 500 RPM टेकिंग करंट 40 एम्पियर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन टॉर्क चेंज दैट मोटर टेकन 30 एम्पियर, ठीक है। तो 40 एम्पियर से 30 एम्पियर हो जा रही है करंट, तो टॉर्क में कितना जो है वेरिएशन हो रहा है उसको पूछा है ये। तो पता है टी जो अपना टॉर्क होता है, ठीक है, मतलब ये √T होता है इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। आई प्रोपोर्शनल टू इसके होता है √T के, ठीक है। 1/बाई में होता है, ठीक है, यानी 1I प्रोपोर्शनल टू 1/√T ऐसे करके होता है। तो इसमें आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं बड़े आराम से। छोटे ही क्वेश्चन थे, आप टफ नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू द यूनिट स्टेप इनपुट टाइप फर्स्ट सिस्टम, मतलब फर्स्ट टाइप का पूछा है। तो इसका जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो जीरो कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन है, ठीक है। तो UT का हमेशा जो आप पढ़े होंगे जानते होंगे, 0, ठीक है, डेल का भी ऐसे। तो सब आप बहुत आसान से क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो कोई टफ नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज वैलिड सेकेंडरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्राइमरी होता है 11 kV पे, सेकेंडरी 400 200 होता है, और प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात करें तो 765 kV, ठीक है, या फिर 400 kV 132 kV, ठीक है। तो इसे आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं 132 kV से 765 kV तक जो हमारा हो गया ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया, और 33 kV से आपका 132 kV तक जो हो गया वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV से होता है और सेकेंडरी 400 या फिर 200, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। 8वां क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए ट्रैवलिंग वेव 400 150 मीन्स क्रिस्ट वैल्यू ऑफ। अब देखिए, ये एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बस इससे दर्शाया जाता है कि पीक वैल्यू जो हमारी है वो 400 है, राइज टाइम क्या है 1 माइक्रो सेकेंड, और फॉल टाइम जो आपका है 50 माइक्रो सेकेंड, ठीक है।
बस ये एक तरीका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप ये कहीं देख लिखा हुआ भी देखे होंगे अगर बुक में, तो यहाँ करेक्ट करके आए होंगे ज़रूर से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपका कह रहा है कि इफ़ वी टी 12 cos 50t in plus 10 डिग्री द एक्सप्रेशन ऑफ द साइनसोइडल वोल्टेज फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। आपको पता होगा कि यहाँ इस इक्वेशन में जो भी लिखा रहता है पहले वो पीक वैल्यू होता है, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, वो हमेशा पीक में दी जाती है। इसकी आरएमएस निकालने का हो तो 12 को हम √2 से डिवाइड करेंगे, फिर आरएमएस निकलेगी। तो यहाँ पे तो पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, कभी अगर इस तरह से दे, ठीक है, तो आप ये समझ जाइएगा यहाँ पे ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर साइन कॉस में दे तो पीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 10 क्या है, कंडक्टर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर इंडोर एंड आउटडोर वायर्स केबल। तो याद रखिएगा, इंडोर आउटडोर जो डोमेस्टिक वायर यूज़ होते हैं वो कॉपर के यूज़ होते हैं। स्टैंडर्ड कॉपर को माना गया है, ना कि एल्यूमिनियम को, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉपर लगाना है। लेकिन हार्ड डाउन कॉपर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये कॉस्टली हो जाता है, इसलिए हम एनील्ड कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्ड डाउन कॉपर का यूज कम्यूटेटर बनाने में होता है। बस इतना ही करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिवील्स द टोपोलॉजी ऑफ द पावर सिस्टम नेटवर्क। तो ठीक है, तो अब देखिए मैट्रिक्स की बात किया तो आपको पता है कि बस इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है बनाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो बनाते थे इसमें, तो इसमें बस वोल्टेज वगैरह से हम जो कॉम्बिनेशन करके तो बनाते थे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है गेट में 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। गेट का ही क्वेश्चन है, डिप्लोमा वाले थोड़ा इससे वो हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 12, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्ट एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, फीडबैक नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका इधर से गया, ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आप फीडबैक देते हो, ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो, तो ये चीज़ में जो है ओपन लूप में नहीं रहता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तेरहवां क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर्ड फॉर 132 kV सब स्टेशन। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर सही करके आए होंगे। इसका जो एक स्टैंडर्ड होता है वो 10 एकड़ का जो होता है, एक 132 kV सब स्टेशन का दिया जाता है, ठीक है। इतनी लैंड की ज़रूरत होती है। तो रटने वाला क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय एन टर्न्स कॉइल एंड कैरिंग 1 एम्पियर करंट। तो इसमें क्या कह रहा है, एमएमएफ वाला फार्मूला लगाना है। एमएमएफ क्या होता है, H × L = N, यानी नंबर ऑफ टर्न इंटू आई, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बस यही चीज़ यहाँ पे करनी थी, ठीक है। तो पीक वैल्यू दिया था तो उसे हम क्या करते हैं, 2Im/π करते हैं ना, 2Im/π। तो ये हमारा एवरेज निकल के आता है। तो आई एवरेज ये हो गया और एन ये, तो हमारा डी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द टर्म कंट्रोल सिस्टम मीन्स, कंट्रोल सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ए सिस्टम विथ प्रोवाइडेड फॉर कंट्रोलिंग द रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग सही करके आएंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द मीडियन इन द गिवन डाटा सेट इज। तो इसका मीडियन निकालना था, सबको जोड़ के डिवाइड कर दो जितने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है, 0.48 होता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है इसमें। ये फुल वेव के लिए है 1.21। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट कवर्ड अंडर इलेक्ट्रो डिपोजिशन, ठीक है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोफेसिंग जो होता है ये भी उसी का पार्ट होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये भी उसी का पार्ट है, और इलेक्ट्रोफॉर्मिंग ये भी उसी का पार्ट है। लेकिन इलेक्ट्रोपॉलिशिंग जो होता है ये दूसरी चीज़ है, इन तीनों से इसका रिलेशन नहीं होता है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोपॉलिशिंग में जो क्या होता है, इसमें आपका ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस नहीं यूज होता है, यह एक सतह को साफ करने का सिस्टम है, जबकि ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, द क्या है, फ्लो मीटर विच कांट मेजर
बाई डायरेक्शनल फ्लो, मतलब एक फ्लोमीटर है वो बाई डायरेक्शनल नहीं मेजर करता, उसका नाम पूछा है। तो टर्बाइन फ्लोमीटर जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल मीटर होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो दिए हैं ये बाई डायरेक्शनल है। तो आप ये क्वेश्चन रटने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द ओवरहेड ट्रांसफर लाइन इज 2। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये मान लीजिए 2 टावर है, बीच में आपका जो लाइन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस घट जाएगा और लेंथ जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे जो है सैग आ जाता है, और सैग का फार्मूला आपको पता ही है, WL² ठीक है। ये सैग का फार्मूला, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइन एज। तो किसी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ओपन लूप कैसे डिफाइन किया जाता है, तो फीडबैक सिग्नल और एक्चुएटिंग सिग्नल के द्वारा, ठीक है। पहले जो फीडबैक आता है, ठीक, और उसके बाद जो प्लस माइनस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सबस्ट्रैक्ट हो रहा है, यही एक्चुएटिंग कहा जाता है ना। तो पहले फीडबैक फिर एक्चुएटिंग, तो बस वही क्रम आपको याद रखना था इसमें। कुछ लोग ये डायरेक्ट ये मार दिए होंगे एक्चुएटिंग फीडबैक, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्टैंडर्ड कंडक्टर केबल इज अप्रॉक्स 3/0.029 द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इन द केबल इज, ठीक है। तो स्ट्रैंड्स की बात किया है, तो यानी 3 बाई इतना है, मतलब इसके जो है 3 जो वायर है अंदर, ठीक है, और प्रत्येक का जो डायमीटर है वो ये बीच वाला है, नीचे वाला, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, द आउटमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द जर्मेनियम एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 24, व्हाट विल बी द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन कॉइल हैविंग 250 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट 10 एम्पियर। तो वही आप निकालना था, N×I करके MMF निकाल देना था, क्या था MMF का फार्मूला आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न टू करंट। तो 25 कितना था, 250 था, और ये I 10 था, ठीक है। तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 2500, ये डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। तो अब देखिए लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज अपॉन मैक्सिमम, ठीक है। तो 1 से कम ही होगा, क्योंकि एवरेज जब निकालेंगे वो मैक्सिमम से तो कम ही आएगा। यूज़ फैक्टर क्या होता है, यूज़ फैक्टर आपका होता है पीक डिमांड अपॉन जो है प्लांट की कैपेसिटी, ये भी 1 से कम हो जाएगा, प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा ही होगी पीक से। अब देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड जो होता है उनको ऐड करके, ठीक है, अब फिर डिवाइड करते हैं किससे, आपकी मैक्सिमम डिमांड से। तो 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है, सिर्फ इसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, बाकी तीनों की 1 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, इन केस ऑफ कॉपर एटम एटॉमिक वेट इज 64 एंड एटॉमिक नंबर इज 29, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द कॉपर एटम। तो आप देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर दे है क्या हो जाएगा 29, और 29 64 में से घटा दिया जाएगा तो आ जाएगा हमारा 35। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर बच्चे करके ही आएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट शुड बी द कॉर्डिंग एंगल फॉर eliminating फिफ्थ हार्मोनिक फॉर द फेज ऑफ जनरेटेड द फेज ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर। अब देखिए अब आप कॉर्डिंग एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए फिफ्थ हार्मोनिक की अगर बात कीजिए, मतलब nth हार्मोनिक अगर कहे तो 180 अपॉन nth करते हैं, यही करते हैं ना। तो ये 180 क्या होता है, ये फुल पिच यही तो होती है 180 के बराबर। तो यहाँ पे अगर वैसे तो फार्मूला ही लिखना था, लेकिन अगर इसका आप आंसर निकालना होता आपको, तो सीधे सीधे आप 180 और यहाँ 5 से डिवाइड करते तो 5 छक्का 30, सॉरी 5 तिहाई 15, 3 18 30, 5 30, ठीक है। तो 36 जो है एंगल यहाँ से निकल के आता, लेकिन यहाँ पे आपसे फार्मूला ही पूछा है, तो बस वही पहला सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रिक्वेंसी विल बी। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मुझे एरर लगा, क्योंकि ये रिपल फ्रिक्वेंसी की बात किया है यहाँ पे, ठीक है, रिपल फ्रिक्वेंसी पूछा है, और रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होती है 2 इंटू इनपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अब 2 इंटू 100 कर देंगे तो 200 हर्ट्ज आ जाएगी। क्वेश्चन में थोड़ा मुझे एरर लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइनसोइडल सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, तो व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ सिग्नल, ठीक है। टाइम पीरियड पूछा है आपसे, टाइम पीरियड क्या होता है 1 बाई फ्रिक्वेंसी, बहुत ही आसान है, 1/50 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। और क्वेश्चन 30 क्या है,
विच आर फॉलोइंग पार्ट आर लोकेटेड इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब इन CRO। ठीक है, कौन सा इसमें CRO में अंदर नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन होती है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट आपको पता ही, हॉरिजॉन्टल पता ही आपको, सभी तीनों पार्ट अंदर है, लेकिन टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है वो इस ट्यूब के बाहर होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 में क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किट लाइन। अब देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो आपका इम्पीडेंस जो हो गया, जो रिसीविंग एंड का हो गया, वो 0 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ZR माइनस जेड सेंडिंग अपॉन इनको दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो अब ZR 0 हो गया तो 0 माइनस जेड अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल, -1 आ गया आंसर। छोटे छोटा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था। 32 क्या कह रहा है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर से क्या फ़ायदा होता है, पहली बात तो उसका जो रिएक्टेंस है वो मतलब एल की वैल्यू हमेशा जो है कम हो जाती है इसके यूज़ से। ठीक है, कोरोना लॉस घट जाती है, रिड्यूस द वोल्टेज ग्रेडियंट। ठीक है, और रिड्यूस द कोरोना लॉस, ये तीनों ग्रेडियंट घटा तभी तो लॉस कम हुई, तो तीनों आगे, लेकिन इनकेस रिएक्टेंस ये गलत हो गया। अगर रिएक्टेंस बढ़ेगा फिर एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, एल की वैल्यू कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इन USA द पावर सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो USA में 60 हर्ट्ज होती है, आपको भी पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 34 क्या है, नॉर्टन सर्किट विद 10 एम्पियर करंट सोर्स एंड 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी। अब देखिए क्या कह रहा है, नॉर्टन की जो करंट है, ठीक है, वो आपको दे रखा है 10 एम्पियर। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 15 ओम का है और 5 ओम का इधर लोड लगा है। अब इसमें पूछा है तो यहाँ पे आप करंट डिवीजन रूल लगाइए, CDR। तो क्या कहता है ये CDR रूल, जो टोटल करंट होगी उसमें इसके सामने वाले अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि इसमें 5 में पूछा है तो 15 का होगा। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 15 और 5 ऐड करके, यानी 20 से। ये देखिए कैंसिल हो गया, 0.027 तो आपका आ गया टोटल आंसर जो हमारा 7.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बर्डन ट्यूब। तो बर्डन ट्यूब की बात किया है, तो कैसे होती है वो, सर्कुलर होती है या फिर ट्राइंगल होती है या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि आयताकार। अब देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बर्डन ट्यूब अगर आप देखेंगे तो कैसी होती थी, ऐसे करके होती थी। ठीक है, इस टाइप की होती थी, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता था वो जो है चेंज होती जाती थी। तो सर्कुलर तो नहीं रह गई, ट्रायंगल तो है नहीं, रखते हैं, तो इलिप्टिकल जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कब होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, तो 12th की फिजिक्स की क्वेश्चन है, हाई स्कूल 12th में सब पढ़ते हैं यार ये सब, मतलब आप समझ मान के चलिए इसका कटाव थोड़ा ही मुझे लगता है ज़्यादा ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द करंट इन 80 ओम रजिस्टर इफ द कनेक्टेड टू सप्लाई 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपका इसमें करंट पूछा है, बहुत ही आसान है, V बराबर IR वाला फार्मूला लगा दो। और अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इन स्मॉल फ्लैट देयर आर 5 लाइट पॉइंट एंड 2 फैन पॉइंट, हाउ मेनी सब सर्किट आर रिक्वायर्ड। तो एक सब सर्किट एक ही तो होगी, एक ही सब सर्किट से ही जो पूरा फ्लैट जो है आपका सारे कनेक्शन किए जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। 39 क्या कह रहा है, फॉर स्पेसिफिक वायरिंग इन ए बिल्डिंग द फुल लोड करंट इज 10 एम्पियर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज करंट। ये देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, आपको पता होगा कि लीकेज करंट की वैल्यू जो ली जाती है वो 5000वां भाग लिया जाता है टोटल करंट का। ठीक है, तो अब 10 एम्पियर है और इसका 5000वां भाग क्या होगा, तो देखिए यहाँ से कैंसिल, और अब 1/500 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 0.002 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा 1/50,000वां भाग लिया जाता है, 5000वां भाग लीकेज करंट लिया जाता है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, विच आर फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज इंसुलेटर मटेरियल फॉर ओवरहेड लाइन। तो पोर्सिलिन का ही बनाया जाता है इंसुलेटर, आपको भी पता है, बुशिंग भी इसी की बनती है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी एंड 15 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग इन कनेक्शन, मतलब वो जब फ्लक्स जो है उनके वो सपोर्टिंग नेचर के हैं, ठीक है। तो यानी कि प्लस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस वाला नहीं लगेगा, ये बात तो यहाँ से क्लियर है। फाइंड द टोटल इंडक्टेंस इन सीरीज कनेक्शन इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज 2.5 हेनरी, यानी एम की वैल्यू जो दे रखा है वो 2.5 दे रखा है। तो एल इक्विवेलेंट जो निकल जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2 L1 L2 करके आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर हमारा बहुत आराम से। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 42, द वोल्टेज ऑफ अ पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलिंग द रिएक्टिव पावर ऑफ द बस, ठीक है। तो ये आपका जो है अल्टरनेटर से था ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं, पावर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इस बार। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन काफ़ी कम कर दिया है, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, स्ट्रीट लाइटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, तो म्यूनिसिपल रोड ही तो होता है वो, क्योंकि उसका जो चार्ज लगता है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है, ठीक है। और बाकी जो आपका ये ट्रैक्शन लोड हो गया, रेजिडेंशियल लोड हो गया, इरिगेशन लोड हो गया, ये सब तो अलग चीज़ हो गई। म्यूनिसिपल में फिर सिर्फ यही आता है, स्ट्रीट लाइट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो गया, फॉर स्पेसिफिक वायरिंग ए बिल्डिंग द फुल लोड करंट 7.5 एम्पीयर, व्हाट विल बी द परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अर्थ फॉर 240 वोल्ट सिस्टम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में सब आप इसमें जो है दिया जाता है आपको फार्मूला जो है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ यहाँ पे, वो फार्मूला आप लगाएंगे तो आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। जैसे 1/5000 किया था, बस उसी हिसाब से इसका भी होगा, कुछ ऐसा ही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, तो हेनरी पर मीटर हो गई, और वहीं पे आता है आपका परमिटिविटी का पूछ देता तो फैरेड पर मीटर, पता ही होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इन केस ऑफ साइनसोइडल करंट द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज, तो भाई एम्पियर में ही मेजर की जाती है करंट, बहुत आसान क्वेश्चन। 47 क्या है, लैम्प इफिशियंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो लैम्प की इफिशियंसी ल्यूमेन पर वाट होती है। फॉर ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कलेक्टर करंट 0.95 मिली एम्पियर एंड बेस करंट 0.05, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा क्या होता है, IC/IE होता है, ठीक है। तो IC की वैल्यू दे रखा है आपको, और बी की भी दे रखा है, IE की नहीं दे रखा है, तो पहले आप निकालेंगे IE बराबर क्या होता है, IB प्लस IC, ठीक है। और यहाँ से IE की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो एक ऑप्शन तो यहीं से कम ख़त्म हो गया आपका। और अबाउट 1 होती है, तो इसे आप चाहे तो ऐसे ही जनरल में भी आप 0.95 लगा सकते थे, क्योंकि इसके आसपास और कोई आंसर नहीं दिख रहा। बाकी निकालना होगा तो IC की वैल्यू, पहले आप IE की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है अल्फ़ा बराबर निकालेंगे। और यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, बीटा की वैल्यू निकाल के, क्या होती है बीटा की वैल्यू, IC/IB, यानी 0.95 अपॉन 0.05, ठीक है, यानी कि 95 वो आप 5 कर दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ से कट करके निकाल लीजिए। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, इन ए DC मोटर द मैकेनिकल आउटपुट पावर एक्चुअल कम फ्रॉम, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, ठीक है, मोटर में यही तो होता है, इलेक्ट्रिकल देते हैं, मैकेनिकल हमें मिलती है। क्वेश्चन 50 क्या है, इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम द कमांड इनपुट इज, तो अब देखिए टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है, ठीक है, तो हमें जितनी स्किन की जो टेम्परेचर होता है, जितनी ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी हिसाब से तो हम कमांड देंगे कि हमें इतनी टेम्परेचर पे हमें मेंटेन करना है। अब अगर कहिए एक्चुअल स्किन टेम्परेचर, या फिर इनिशियल टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो ये तीनों देख रहे हैं आप, अलग चीज़ें होगी। लेकिन ये जो डिजायर्ड हमारा जो जितनी हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होगी उतना हमें चाहिए, तो हम यही जो कमांड देंगे, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में यही होता है कि जिस हिसाब से इधर वेरिएशन होता है, ठीक है, उस हिसाब से फीडबैक में जो है हम देते हैं, या फिर ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं। तो बहुत छोटी सी बात है, समझ सकते हैं आप लोग।
क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑफ एन इंसुलेशन इंस्टॉलेशन इफ नॉट स्पेसिफाइड द रेटिंग अज्यूम्ड फॉर पावर सॉकेट आउटलेट इज। देखिए जब भी ऐसा हो कभी तो हम उसे मैक्सिमम ही देंगे, क्योंकि देखिए मिनिमम देंगे तो हो सकता है लोड थोड़ा हमें ज़्यादा लगाना हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, सर्किट मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है लगभग 1000 वाट दे देते हैं, क्योंकि एक हीटर का लोड जो होता है डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा लोड हीटर वगैरह का ही होता है और ये 1000 वाट के आसपास होते हैं, तो इसलिए हम मैक्सिमम यहाँ की रेटिंग रखते हैं 1000 वाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज द केबल ऑफ रेटिंग वोल्टेज अप टू 33 kV आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये सुपर टेंशन की कैटेगरी में आता है, पढ़ेंगे। और EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन में क्या आता है, 132 के ऊपर का जो आता है वो एक्स्ट्रा हाई टेंशन में आता है। तो ये सब आप देख सकते हैं, पावर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, इफ द इफेक्ट ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द कैपेसिटेंस ऑफ लाइन टू ग्राउंड, तो इंक्रीज ही हो जाएगा। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि अगर हम यहाँ पे ये लाइन है, ये ग्राउंड है और लाइन की हाइट बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इनके बीच की डी जो है वो बढ़ जाएगी, और डी अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली होता है कैपेसिटेंस डी की। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, और अगला क्वेश्चन क्या है 55, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर इन आउटो ट्रांसफार्मर एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 3। तो देखिए क्या होता है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, टू वाइंडिंग की जो रेटिंग होगी इंटू के माइनस 1/k करते हैं। तो यहाँ पे 3 बड़ी है, इसलिए 3 से जो है हम घटा देंगे इसके जो है 1 यानी कि 2, और नीचे जो आएगा आपका वो 3 पहले से था ही, तो 2/3 हो जाएगा। ये फार्मूला कब लगेगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज़्यादातर यूज होता है इसका, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो रेटिंग दी जाती है वो एक से बड़ी, मतलब 1 से बड़ी ही तो दी जाती है। कभी भी आप स्टेप अप करेंगे वोल्टेज को तो 1 से ज़्यादा है, और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे के की वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये फार्मूला ज़्यादा यूज होता है, आप नोट करिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा है, इफ द कलेक्टर करंट चेंज फ्रॉम 2 mA टू 3 mA ट्रांजिस्टर व्हेन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इंक्रीज 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट रेजिस्टेंस। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, RD की बात पूछा है इसने। तो V कितना चेंज हो रहा है, 8 वोल्ट, 10 से 2 माइनस कर दीजिए, और जब 3 से 2 तो 1 mA। ठीक है, तो 8 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है, मिली ऊपर जाएगा तो किलो में आ जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 57 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन डज नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, ईच लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्लोज लूप बाई इट सेल्फ। ठीक है, ये सब तो सही है दोनों बातें। तीसरी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। ये गलत है, बाकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। आपको भी पता है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए तीसरा सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मतलब तीनों एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फ्लक्स की, लेकिन ये तीसरा वाला नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है, टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 5 हेनरी एंड 4 हेनरी रिस्पेक्टिवली आर मैग्नेटिकली कपल्ड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल 2.5 हेनरी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, आपको दे रखा है। एम की वैल्यू पूछा है इसने, सॉरी के की वैल्यू पूछा है, तो के इंटू L1 L2 ये रूट में बराबर क्या होता है M। अब वैल्यू रख दीजिए, M से इसे डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59, ए साइनसोइडल करंट हैज मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर इफ द सिग्नल इज हाफ रेक्टिफाइड इट्स RMS वैल्यू। अब आपको पता है कि RMS वैल्यू जो होती है सिंगल यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या होती है, Vm/2। तो से डिवाइड कर दीजिए तो 5 एम्पियर निकल के आ जाएगा, 10/2 कर दीजिए। क्वेश्चन 60 क्या करा था, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट इज, तो डिकेइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो अब देखिए डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो होता है e की पावर वो -t/RC ऐसे करके
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कांट बी अप्लाइड इन द सर्किट हैविंग लीनियर एलिमेंट बायलेटरल। तो भाई पैसिव, एक्टिव और लीनियर ये सब पे चलता है, लेकिन जब डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है तो दिक्कत होने लगती है। तो बी वाला सही है यहाँ पर। क्वेश्चन 62, विद रेफरेंस टू द एरर एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम द टर्म एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट स्टैंड फॉर। तो ये पैराबोलिक एरर होती है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अगर आप पढ़े होंगे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 तो वहीं से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। विच आर फॉलोइंग द इफेक्ट मोस्ट लाइकली टू काउज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टू रन स्लोअर देन नॉर्मल। तो अगर बीयरिंग जो है ख़राब है, ठीक है, तो इससे जो स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्यूज आपका है, शॉर्टिंग रनिंग वाइंडिंग है, ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो ये सब तीनों देखिए अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो ये बीयरिंग आपका है यहीं से जो इफेक्ट आता है, क्योंकि फ्यूज होता है या शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट, तो फिर हमारा मोटर बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, स्पीड कम नहीं होगी बल्कि एकदम रुक जाएगी। क्वेश्चन 64 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल डायोड। तो क्रिस्टल डायोड का यूज़ आपको पता है रेक्टिफायर में ही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, द कॉर्डिंग एंगल ऑफ इलिमिनेटिंग फिफ्थ हार्मोनिक शुड बी। तो फार्मूला वही लगाइएगा आप, 180 अपन फिफ्थ वाला निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, डी टाइप कैरेक्टरिज फ्यूज हैव रेटिंग फ्रॉम। तो रेटिंग पूछा है, तो 2 एम्पियर से 63 एम्पियर तक इसकी रेटिंग होती है। ये सब एस्टिमेटिंग के क्वेश्चन हैं, जो भी पढ़े होंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग उनका बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा स्कोर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, एज पर आई रूल द टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी विद इन द, ठीक है, वेरिएशन पूछा है आपसे। तो आप देखिए जो डोमेस्टिक यूज़ होता है यानी 400 से 220 वोल्ट का, ठीक है, इसमें जो वेरिएशन दिया जाता है वो 6% का दिया जाता है, और बाकी जो हाई वोल्टेज है 11 kV से ऊपर वहाँ पे 12% का दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6% निकालिएगा तो 228 से 252 तक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर बाउंड फॉर 4 पोल एंड सप्लाइड 50 हर्ट्ज सप्लाई, कैलकुलेट द रोटर स्पीड ऑफ द स्लिप 4%। तो देखिए स्लिप आपको जो है निकालना था, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले आप एन एस निकाल लीजिए। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 50, और पोल नंबर ऑफ पोल आपको 4 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए आपको ये सिंक्रोनस स्पीड आ गई। अब यहाँ पे आपको ये 4% दिया है, तो इसका 4% निकाल लीजिएगा, उससे घटा दीजिएगा, आंसर आपको निकल के आ जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, इफ 2 कॉइल्स आर मैग्नेटिकली कपल्ड, इफ द इंटायर फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन ऑफ कॉइल लिंक्ड विद अनदर कॉइल, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग विल बी। देखिए के की वैल्यू क्या होती है, जब पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी कॉइल से यहाँ पे कपल्ड हो जाता है तो के की वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि जो एम होता है हमारा वो डायरेक्टली L1 इंटू L2 हो जाता है, के की वैल्यू 1 हो जाती है। और 1 से कम है, जिस हिसाब से जैसे जैसे 1 से वैल्यू कम होती जाती है उस हिसाब से लीकेज फ्लक्स बढ़ता जाता है। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, ए 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर्स फुल स्पीड 958 RPM, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ हाफ लोड। तो हाफ लोड पे क्या होगा, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी हल्की सी, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते थे, ये तो सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी, ये तो हो नहीं सकती 1000, और 950 RPM ऑलरेडी थी, तो भाई आप देख सकते हैं थोड़ी सी बढ़ेगी तो 975 ऐसे ही हो सकती है। बाकी आप फार्मूले से अगर निकालेंगे तब भी ये निकल सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही ट्रिक करने वाला था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। द पावर फैक्टर ऑफ स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। तो कितना एक्सपेक्ट किया जाता है पावर फैक्टर, ठीक है, तो बहुत ही कम हो जाता है, 0.3 to 0.5 लैगिंग हो जाता है। 72 क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन केस ऑफ HVDC। तो HVDC में क्या होता है कि ना तो चार्जिंग करंट होती है और ना ही स्किन इफेक्ट होता है, इसलिए HVDC जो हमेशा जो है ट्रांसमिशन में प्रीफर किया जाता है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट ये होता है, AC से ज़्यादा एफिशिएंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। बहुत ही छोटा क्वेश्चन। और बाकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ग्राफ फ्लक्स डेंसिटी बी वर्सेस एच। तो नॉन मैग्नेटिक के लिए ये लीनियर होता है क्योंकि कभी सैचुरेट नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये जो इसका कर्व बनता है वो लीनियर ही होता जाता है, जैसे जैसे हम एच को बढ़ाते हैं बी की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये लीनियर ही हमें मिलता है। क्वेश्चन 75, वेबर इज द यूनिट ऑफ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, काफ़ी छोटा क्वेश्चन। और अगला क्या है, इंपल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर टू लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी। तो देखिए इंसुलेटर
जो ये इम्पल्स रेशियो जो होता है वो इंसुलेटर के लिए जो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, क्योंकि जल्दी जो है कम वोल्टेज पे ये पंचर हो जाते हैं। और लाइटिंग रजिस्टर क्या होता है कि काफ़ी हाई वोल्टेज आता है तब ये कंडक्टिंग नेचर में आता है, अदरवाइज ये इंसुलेटर बना रहता है, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएंगे, तो इसका हाई हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। और इसके बारे में आप जो है उसमें पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तार से दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ए लाइटनिंग डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म ऑफ 30 कूलम, द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ 10 मिली सेकेंड डिटरमाइन द एवरेज लाइटनिंग करेंट। तो आई की बात किया इसने यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। Q इक्वल टू आई टी होता है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू निकालना है तो Q को T से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो T दे रखा है 10⁻³ और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा आपका 30 कूलम आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 किलो एम्पियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रिस्टोर्ड इन द विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो आपको पता ही है चॉपिंग जो होती है, रेजिस्टेंस स्विचिंग जो होती है वो हमेशा जो है एयर ब्लास्ट सर्किट में होती है, अदरवाइज बुल्क ऑयल, मिनिमम ऑयल, इन सब में, ऑयल में तो नहीं होती है, ये श्योर है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन 79 क्या है, कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी विच ऑफ फॉलोइंग इनवैलिड। तो देखिए रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, इम्पीडेंस का रिएक्टेंस, और वोल्टेज का करंट, और इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो आप देख रहे हैं इम्पीडेंस का जो है रिएक्टेंस नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी तीनों जो है वो सही है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू साइनसोइडल। ठीक है, ये देखिए आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, फेज डिफरेंस पूछा है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इधर +50 है, -10 है, तो इनसे जो आप यहाँ से ये देखिए माइनस में दे रखा है और ये प्लस में दे रखा है, तो यहाँ से ध्यान लगाने वाली बात ये थी कि यहाँ ये जो पॉइंट है ये इसके नीचे है, ये इसके आगे, ये इसके आगे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 50 और ये 10, तो इसमें से घट के हमारा जो है वो 30 निकल के 40 के आसपास आएगा, तो वो देखा है इसने 30, तो ये सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सूटेड फॉर 3 फेज 4 वायर सर्विस। तो डेल्टा स्टार ज़्यादा सूटेबल रहता है क्योंकि इसमें न्यूट्रल हमें मिल जाता है स्टार में, ठीक है। तो काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन थे। 82 क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मेथड फॉर न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो पल्स ट्रांसफॉर्मेशन ग्राउंडिंग, ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग जो होती है वो वैलिड नहीं है। बाकी देखिए सॉलिड ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, वोल्टेज ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग, ये तीनों जो है एक ही फील्ड से हैं, बाकी ये देख के अलग हो गया। तो काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो आप देख के लगा सकते थे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, ए लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट्स कॉल्ड। तो मिस ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा सर्किट बनता है, मान लीजिए हमारा वोल्टेज है, ये हमारा कोई एक यहाँ रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है। तो देखिए ये जो हो गया आपका हमारा एक लूप है, ये दूसरा लूप है, ठीक है। लेकिन ये मेस जो है देखिए ये हमारा मेस है, क्योंकि इसके अंदर अब दूसरा कोई लूप वो नहीं बन सकता, ठीक है। ये हमारा मेस का आ जाएगा, बस यही पूछा था इसने। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, फॉर 100 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन इज। ठीक है, तो 4 जो है 100 ओम के हैं, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो तो 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प। तो सोडियम वेपर का येलो कलर होता है, सबको पता है। द ओनली परमिसिंग सॉल्यूशन ऑफ फीडिंग द फील्ड बाइंडिंग इज लार्ज टर्बो जनरेटर एबव 500 मेगावाट। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग को हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्बो जनरेटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस हमें ख़त्म करना होता है, इसलिए हम स्प्रिंग की जगह वो ब्रश वगैरह हटा के, ठीक है, ब्रशलेस एक्साइटेशन देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, ए फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग कांट टू यूज रिड्यूस। तो फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग के बारे में पूछा है, तो ये हार्मोनिक्स इससे कम हो जाते हैं और जनरेटेड ईएमएफ भी कम ही हो जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉपर यानी कॉपर की बचत होती है और इससे मशीन की कॉस्ट जो है वो इफेक्टेड हो जाती है, लेकिन साइज ऑफ मशीन जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे जो है 88 क्या है, इफ़ डेल इज़ द लॉस एंगल द केबल द पावर फैक्टर इज। ठीक है, तो पावर फैक्टर साइन डेल हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। ये एंगल जो वही है जो आप बनाते थे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, यहाँ जाता था, यहाँ पे डेल बनता था, बस वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है, द प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेटिंग वैक्यूम इज, ठीक है। तो ये जो देखिए रटने वाली चीज़ थी, अगर आप बुक में देखे होंगे तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। द नेट चार्ज इन ए न्यूट्रल एटम इज एलिमेंट विल बी, ठीक है। तो न्यूट्रल है तो इसलिए उसके अंदर सब कुछ मिला जुला के जीरो ही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। विच आर फॉलोइंग कैरेक्टरिज द रिवर्स बायस इन पी एन जंक्शन। तो जब पी एन जंक्शन रिवर्स बायस में जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम प्लस देंगे, यहाँ माइनस, तब ये फॉरवर्ड कंडीशन में रहेगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। लेकिन अगर रिवर्स कर देते हैं तो ये यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। बस यही चीज़ पूछा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ए जनरेटर डेवलप 200 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम, ठीक है। अब देखिए तो आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे आपको इसके अक्रॉस निकालना है। तो आप पहले करंट निकाल लीजिए। तो 300 और 100 सीरीज में हो जाएंगे 400, और 400 से जो है 200 में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो करंट निकल के आएगा I² R कर देंगे तो वहाँ से हमारा 75 वाट निकल के आ जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था। अगला क्या है 93। कैलकुलेट द जी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जी इक्विवेलेंट निकालना है और रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे जब, तो ये तो सर्किट से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था, आप लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये 4S दिया है तो 1/4 1/6 करके आप रेजिस्टेंस के रूप में निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डायरेक्टली जोड़ के भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों आप यहाँ में जो है ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज़ में हो गया आपका, और साथ में जो है यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट है आप देख रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, और फिर ये दोनों पैरेलल में हो गए, और ये दोनों जब आफ्टर जुड़ेंगे तो वो सीरीज़ में हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 94। स्टील रेल्स आर वेल्डेड बाय, तो थर्मिट वेल्डिंग द्वारा इन्हें वेल्ड किया जाता है। और 95 क्या है, साइनसॉइडल इज एक्सप्रेस्ड एट 5 sin 4πt - 60, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात किया है तो यहाँ पे ऐसे निकलेगी, देखिए हम बता देते हैं आपको। देखिए ओमेगा टी की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, ओमेगा जो आपका दे रखा है वो 4π दे रखा है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो 2π से यहाँ देखिए यहाँ 2 आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल, तो 2 हर्ट्ज। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट डिजायरेबल टू द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज टू इलेक्ट्रिकल केबल। तो लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी रहेगी उतना ज़्यादा जो है शॉर्ट सर्किट से हम बच सकेंगे। क्वेश्चन 97 क्या है, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग जो होती है वो काफ़ी चीपेस्ट होती है और साथ ही साथ ज़्यादा एफिशिएंट होती है, इसलिए इसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, इन ए सिंगल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ए लूप कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल ब्रांच एंड सिंगल नोड नोन एज। तो सिर्फ लूप देखिए ऐसे होता है, ये देखिए ऐसे मान लीजिए जा रहा है, एक ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया ऐसे, लेकिन जो यहाँ से एक ही नोड से ऐसे निकल के चला आता है इसे हम सेल्फ नोड बोलते हैं। बस इसी को ये पूछा है, छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे गए। 99 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ साइनसॉइडल बीट इज इक्वल टू 12 cos 50t + 30। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले निकालिएगा और फ्रीक्वेंसी से फिर आप 1/f कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन जो इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले मैंने लगाया है, बस उसी हिसाब से लगेगा ये। ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा की जगह आप 50 रख दीजिएगा, ठीक है। तो 2πf, 2π से डिवाइड करिएगा 50 को तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फिर 1/f करिएगा तो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, टू मटेरियल ए एंड बी हैव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट and the respectively and the given temperature in proportion of should be A and B joint series produce the circuit having temperature coefficient of। देखिए तो सीरीज में दे रखा है तो इन्हें जोड़ लीजिएगा। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, ठीक है, और दोनों का रेशियो निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा। ये भी बेसिक का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 101। ए स्ट्रिंग इंसुलेटर हैज़ 4 यूनिट and the voltage across the bottom most unit is 33.33% of the total voltage, find the string efficiency। तो फार्मूला वही लगाइएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी
बीटा परसेंटेज जो होती है हमारी जो टोटल वोल्टेज है, ठीक है, और अपान एन इंटू, तो यहाँ पे 33% जो वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक्स, तो यहाँ पे 0.3x हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आप परसेंटेज में निकालिएगा तो निकल के आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन एज 40.0 ± 0.5 mm। द एस्टिमेटिंग एरर इन मास इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज एरर वाला 4/3 πr³ ऐसे कुछ फार्मूला होता है, तो 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू समथिंग, तो यही आप मान के चलिए लगभग निकल के आएगा। इसको /dx कर दीजिएगा, आर के सापेक्ष इसे अवकलित कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। एडीसी वोल्टेज सोर्स हैज ए सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम 5 ओम टू 25 ओम एंड कनेक्टेड टू ए लोड ऑफ 10 ओम। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर में RL = RS होना चाहिए, बस उसी हिसाब से लगाइएगा। तो 10 ओम रहेगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज, तो सॉलिड एंगल की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 4π। 360 तो होती है टोटल एंगल, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? ए रेजिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ रीडिंग 68.0 ओम। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रीडिंग इज, ठीक है। तो देखिए 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अगर यहाँ पे 0.01 कर देता तो यहाँ पे एक फिगर और बढ़ जाता, ठीक है। कहने का मतलब जितने यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे 1 2 3 ऐसे करके, तो ये सिग्निफिकेंट में ही आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? ए स्टेपर मोटर है स्टेप एंगल 2.5 एंगल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द शाफ्ट मेक 25 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो 25 रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि 360 × 25। अब इसे डिवाइड करिए 2.5 से, तो 3600 के आसपास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 107 क्या कह रहा है? इन स्टार कनेक्टेड रजिस्टिव नेटवर्क इस रजिस्टर 100 ओम। द स्टार डेल्टा कन्वर्जन परफॉर्म इस रजिस्टर डेल्टा नेटवर्क विल बी, ठीक है। तो देखिए डेल्टा में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। R डेल्टा = 3R स्टार, ठीक है। एक ब्रांच का जो R है जो डेल्टा में होगा वो स्टार का 3 गुना होगा, तो 100 है तो 300 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 108 क्या कर रहा है? द EMF जनरेटेड इन द अल्टरनेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, सीरीज ट्रांसफर, फेज, कॉइल स्पैन, ठीक है। तो इन तीनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन टाइप ऑफ अल्टरनेटर इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए साइनसोइडल वेव द वैल्यू ऑफ द क्रिस्ट फैक्टर इज, तो क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है? पीक वैल्यू, ठीक है, अपन RMS वैल्यू। इससे डिवाइड करते हैं तो जो आता है वो हमारा पीक वैल्यू कहा जाता है, सॉरी क्रिस्ट फैक्टर कहा जाता है। तो आप साइनसोइडल के लिए क्या होता है? पीक वैल्यू IM हो गई, RMS क्या हो गई? IM/√2। तो इसे आप करिएगा तो इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर वन इंडक्शन मोटर फॉर पावर रिक्वायरमेंट ऑफ 35 किलोवाट टू 2500 किलोवाट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि कास्ट, साइज, वेट, इन तीनों से तो कोई लेना देना है नहीं। तो रिक्वायर फॉर DC सप्लाई फील्ड, DC सप्लाई की ज़रूरत तो जो है इसमें इंडक्शन मोटर में नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन मोटर ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे DC सप्लाई फील्ड वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम यूज फॉर सिंक्रोनस मशीन? पायलट वायर की ज़रूरत पड़ती है, मेन एक्साइटर की ज़रूरत पड़ती है, और 3 फेज अल्टरनेटर तो होता ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ब्रश को हटा दिया जाता है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा हमारा। और 112 का कह रहा है? ए 50 हर्ट्ज ओवर हेड लाइन्स अर्थ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड। It is decided to use earth fault neutralizer. Determine the reactance neutralize the capacitance of entire length of line. देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? XL की वैल्यू दे रखा है, तो हमें XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बराबर आना चाहिए इसे कैंसिल करने के लिए, तो आप निकाल लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? फॉर ए transistor beta 45 and the voltage drop across 1 kilo ohm resistor which connection is a collector circuit 1 volt, find base current for common emitter configuration। तो देखिए बीटा की वैल्यू दे रखा है आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दे रखा है और यहाँ पे वोल्टेज भी दे रखा है, तो बहुत आराम से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कर रहा है, फेज मॉडिफायर इज नॉर्मली इंस्टॉल्ड इन। तो फेज मॉडिफायर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, और रिसीविंग एंड पे होता है, ये ध्यान दीजिएगा, रिसीविंग एंड पे इसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मैं इसे जो है सॉल्व जरूर कराऊंगा अगले वीडियो में। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 115, टू कंस्ट्रक्ट द डुअल 4 मेश नेटवर्क हाउ मेनी नोड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो n-1 की वैल्यू आपको दे रखा है, और n-1 बराबर 4 दे रखा है आपको। अब n की वैल्यू निकालना है अगर, तो यहाँ पे देखिए 4 और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 = 5। तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 निकल गई, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। द एसआई सिस्टम द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो भाई कैंडेला होती है इसकी यूनिट, ठीक है, ज्योति तीव्रता के का मात्रक जो होता है वो कैंडल होता है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द अल्टरनेटिव विल बी चीपर। तो देखिए एसी जो होता है हमेशा जो है डीसी के कंपेयर में सस्ता ही होता है, ठीक है। और देखिए 10 मोटर्स से 10 HP, 5 मोटर्स से 20 HP और 4 मोटर्स से 25 HP। तो देखिए यहाँ पे लगभग 15% की बचत हो जाती है, ठीक है, जब हम 1 फेज़ की जगह पे 3 फेज़ यूज करते हैं, ठीक है। तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि 100 HP का अगर सिंगल 3 फेज़ इंडक्शन मोटर रहेगा तो ये इनसे चीपर ही होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 118 क्या है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रैक्शन मोटर। देखिए यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर की बात कर दिया, यानी कि ये सीरीज मोटर होगा, और सीरीज मोटर के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो फील्ड टेस्ट होता है, ठीक है। फील्ड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ सीरीज मोटर के लिए होता है, बाकी हॉपकिंसन, रिटार्डेशन हो गया, सिनबर्न हो गया, ये सब टेस्ट जो होते हैं वो आपके कंपाउंड या फिर शंट मोटर के लिए होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका आप पहला मार सकते हैं, सही ऑप्शन था। और 19 क्या कह रहा है, एज पर IS 3043/1966 पाइप टाइप अर्थ इलेक्ट्रोड मेड ऑफ द स्टील शुड बी नॉट बी स्मॉलर देन। तो किससे जो है स्मॉल नहीं होना चाहिए, तो इसका देखो छोटे से छोटा जो होता है सबसे कम जो डायमीटर का वो 38 mm होगा, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन था ये। और 120 क्या कह रहा है, द मिनिमम साइज ऑफ एल्यूमिनियम केबल जनरली यूज फॉर लाइट एंड फैन सब सर्किट इज 1/1.40। तो हैविंग करंट कैपेसिटी देखो इसके वो रटने वाला क्वेश्चन था ये, डाटा आपको सब याद करके चलना है। इसमें देखिए 10 एम्पियर आपको दे रखा है, हालांकि ये फिर 10 से 15 एम्पियर तक का ही होता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो आपका दे रखा है 10 एम्पियर, तो यही हम मानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक यू।